नमस्कार दोस्तों, बागड़ी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हमारी इस ऑडियो सीरीज के अंदर आज अपन पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड के अंदर राष्ट्रपति जो टॉपिक है हमारा बहुत ही मोस्ट है और यहाँ से हर कंपटीशन के अंदर आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अपन राष्ट्रपति के नाम का जो ट्रिक्स है, इसके जो अनुच्छेद है, सबसे पहले अपन इनके अनुच्छेदों का ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो देखिए, राष्ट्र सनीरी का पुनि यो सर समझ है। राष्ट्र सनीरी का पुनि यो सर समझ है। तो राष्ट्र से हो गया राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में तो है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में? 52 में। अब इसके बाद क्रम से 52 के बाद में 53 में राष्ट्र से शक्ति, यानी इसकी जो शक्ति है वो किस में है? 53 में। राष्ट्रपति की जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो 53 में। नी से निर्वाचन 54 में। रीति 55। का से कार्यकाल 56 में। पुनर्निर्वाचन 57 में। यो से योग्यता 58 में। सर से शर्तें 59 में। और से शपथ 60। 61 में मैं से महाभियोग और 72 में क्षमादान तथा 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं वो क्रम से 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 72 और 73 इस तरीके से याद रखेंगे आप। राष्ट्र सनीरी का पुनि यो सर समझ है। राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 52 से 62 तक है। राष्ट्रपति का जो उल्लेख है भाग 5 के अंदर है, अनुच्छेद 52 से 62 तक। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होगा? भारत का जो राष्ट्रपति है। और भारत के अंदर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सी संसदीय प्रणाली? जो ब्रिटिश की थी उसको अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख यानी औपचारिक प्रमुख होता है। औपचारिक होता है मात्र। जबकि B.R. अम्बेडकर के अनुसार भारत का राष्ट्रपति शक्तियों के मामले में ब्रिटिश क्राउन के समान है। ये कथन किसका था? अम्बेडकर का। भारत का राष्ट्रपति शक्तियों के मामले में ब्रिटिश क्राउन के समान है, जबकि विधिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है। तो ये कथन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज़ NCERT बेस पर चल रही है और इससे यदि आपको एग्ज़ाम फाइट करना है तो 2-4 बार इसको आप सुन ले। केवल मात्र सुनने से ही आप अपनी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है और संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का औपचारिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां केंद्रीय मंत्रिपरिषद में होती हैं और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 54 के अंदर होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो है ये उल्लेख आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसके अंदर कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? एक तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केवल कौन लेते हैं? निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की, अथवा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। वेरी मोस्ट है ये बात कि इसमें कई बार पूछा जाता है, तो इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। प्रत्येक लाइन मोस्ट है इसके अंदर, जो अगर आप इसको सुन भी रहे ना तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में लेने की अनुमति दी गई थी। 1 जून 1995 से प्रभावी थी। अब देखिए, 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कुल 4809 मतदाता थे। जो अभी वर्तमान जो हमारे राष्ट्रपति हैं 16वें, उनका जब चुनाव हुआ था
तो उसमें कुल 4,809 मतदाता ने भाग लिया था। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य 543, कुल सांसद 776 निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित सांसद 233, 28 राज्यों से, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सभी निर्वाचित विधायक 4,033 हो गए। जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग होने के कारण जम्मू कश्मीर के विधानसभा सदस्यों यानी 90 ने भाग नहीं लिया और 16वें राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने भाग नहीं लिया था जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्यों ने, क्योंकि वो भंग हो गई थी, तो 90 सदस्य इससे वंचित रह गए थे। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में राज्यसभा के महासचिव को नियुक्त किया गया था। ये बात मोस्ट है कि राष्ट्रपति चुनाव जो 2022 में हुए थे उनमें रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? राज्यसभा के महासचिव को। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल सांसद, एमपी और विधायक एमएलए जो होते हैं अपने वोट का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 व निर्वाचन की प्रक्रिया 55 में संशोधन हेतु विशेष बहुमत आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसमें विशेष बहुमत के लिए आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। अब देखिए अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होती है। इसके अंदर 55 में क्या है? निर्वाचन की रीति। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष में नहीं होता है अपने सामने, जैसे हमारे ये विधायक वगैरह का होता है ना चुनाव, ऐसे नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होता है, गुप्त होता है इसका अप्रत्यक्ष रूप से। और राष्ट्रपति के चुनाव में विजेता बनने हेतु न्यूनतम कोटा 50% प्लस 1 मत हासिल करना होता है, मतलब आधे से एक ज़्यादा। न्यूनतम कोटा सांसदों के मत का मूल्य प्लस विधायकों के मत का मूल्य योग प्लस 1/2। 16वें राष्ट्रपति चुनाव में न्यूनतम कोटा था 54-32-00। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो द्वितीय चक्कर की मतगणना में विजेता घोषित हुए थे। कौन थे वो? वीवी गिरी। अरे वीवी 2 बार आ रहा है, कैसे याद रखोगे इसको? वीवी 2 बार आ रहा है, तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो द्वितीय चक्कर, वीवी 2 बार आ गया तो द्वितीय चक्कर की मतगणना में ये विजेता घोषित हुए थे। अब देखिए राज्यसभा के एक विधायक का मत का मूल्य 129 यानी कुल योग 200 गुणा 129 बराबर 25,800 होता है। राज्यसभा के राजस्थान के जो विधायक का मत का मूल्य जो होता है 25,800 और छत्तीसगढ़ के विधायक का मत का मूल्य 129। उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य 208 है जो सबसे अधिक है, और सिक्किम के विधायक का मूल्य 7 है जो सबसे कम है। सिक्किम कम है इसके अंदर, उत्तर प्रदेश का तो ज़्यादा है और सिक्किम में तो वैसे ही कम आ रहा है तो कम है इसका। और इसमें वर्ष 1971 की जनसंख्या को आधार माना है। राष्ट्रपति के चुनाव में किसकी जनसंख्या को आधार माना है? 1971 की जनगणना को। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 2026 तक ये फार्मूला यथावत रहेगा। 16वें राष्ट्रपति के चुनाव में एक सांसद के मत का मूल्य 700 था। 16वें में कितना था? 700। 1974 से पूर्व एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक होता था राष्ट्रपति के चुनाव में। अब देखो वर्तमान में राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। ये चीज़ बार बार पूछी जाती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वर्तमान में 50 तो प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक, जबकि 1997 से पहले 2500 रुपये होते थे इसमें अंदर। 1974 से पूर्व एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक होता था। 1974 से 1997 तक 10 प्रस्तावक हो गए और 10 अनुमोदक होते थे। 1997 के बाद 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो जमानत राशि होती है वो कितनी जमा होती है? 15,000 रुपये होती है। और कौन से बैंक में होती है? ये नगद होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास जमा करवाई जाती है। चेक, बैंक ड्राफ्ट से स्वीकार्य नहीं होती है, चेक से नहीं होती है, नगद होती है ये। और 15,000 रुपये की जमा होती है जब कौन से बैंक में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में। 1997 से पूर्व ये 2500 रुपये जमा होते थे और 97 में बढ़ाकर इसको 15,000 रुपये की जमानत राशि कर दिया गया। कुल वैध मतों का अगर 1/6 नहीं मिलने पर, 1/6 मत अगर नहीं मिलते हैं तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। जो ये पैसे जमा होते हैं 15,000 रुपये, ये सरकार के पास, चुनाव आयोग के पास जमा हो जाते हैं, जब्त हो गए। जब चुनाव में उम्मीदवार की संख्या ज़्यादा हो तो जमानत जब्त होने की संभावना बनी रहती है। और राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, कौन करवाता है राष्ट्रपति का चुनाव? निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाकर बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। ये बात भी मोस्ट है।
राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 4 की उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी दिन भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति चुनाव हेतु अधिसूचना जारी की जा सकती है। यदि कोई मतदाता प्रथम वरीयता क्रम नहीं भरता है तो उसका वोट भी खारिज हो जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। 56 में पैसे पदावधि, इसमें राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख होता है 56(1) के अंदर। और यह पद ग्रहण से राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है, पद की अवधि कितने साल होती है राष्ट्रपति की? 5 वर्ष। राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। अनुच्छेद 56(1) ग के अंदर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद पर जब तक बना रहेगा जब तक कोई दूसरा उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। अब देखिए त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 56(1) क के अनुसार उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे देता है। राष्ट्रपति तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। किसके तहत? अनुच्छेद 56(2) के तहत। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, मान लो उपराष्ट्रपति नहीं है, तो फिर भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र देगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है ना, तो भी भारत का राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ही देगा त्याग पत्र। हटाने का कारण देखिए इसका, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में उल्लेखित महाभियोग प्रक्रिया से, कौन सी प्रक्रिया से? महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 56(1) ख के तहत इसको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। अब देखिए अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होती है इसके अंदर। इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का 57 के अंदर पुनर्निर्वाचन होता है। तो इसके लिए निर्वाचन का उल्लेख है। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। मतलब एक व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार बने थे राष्ट्रपति। अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में ये नियम है कि एक व्यक्ति को 2 ही चांस मिलते हैं, जबकि भारत के अंदर तो वो 2 या 2 से अधिक कितनी बार वो बन सकता है। अनुच्छेद 58 देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएँ होती हैं, योग्यताएँ, 58(1) के अंदर उनका उल्लेख है। अब कौन कौन सी योग्यता चाहिए राष्ट्रपति के लिए? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 58(2) के अनुसार कोई व्यक्ति जो भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा अगर वो लाभ के पद पर है तो। ये अनुच्छेद 58(2) में कहा है। अब देखिए अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कौन कौन सी चाहिए। इसमें राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तें होती है 59 के अंदर। राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? संसद। और वर्तमान में राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 5 लाख रुपए कर मुक्त मिलता है वो। राष्ट्रपति को वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि में से दी जाती है। कौन सी निधि से? संचित निधि। अर्थात राष्ट्रपति के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। अनुच्छेद 2 में राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख होता है। वेतन 2 तो 2 में होता है। अनुसूचित 2 के अंदर वेतन का उल्लेख है इसका। राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें चाहिए देखिए। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि है तो राष्ट्रपति के पद ग्रहण की तारीख से रिक्त समझा जाएगा। अनुच्छेद 59(1) के तहत राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 59(2) में कहा है राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास का उपयोग करेगा तथा ऐसे वेतन भत्ते विशेष अधिकारों का हकदार भी होगा जो संसद निर्धारित करे। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 60 में देखो, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI जो होता है वो दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। 6ठे राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी से अब तक समस्त राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को शपथ ली है और इसके पीछे कोई नियम या परंपरा नहीं है। संयोग से 6ठे से अब तक समस्त राष्ट्रपतियों ने अब तक कार्यकाल पूरा किया है।
भारत की 16वीं राष्ट्रपति पद के अनुसार 16वें तथा व्यक्ति के अनुसार 15वें जो थी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो 16वीं राष्ट्रपति है भारत की, उन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ली थी। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप देखिए किस प्रकार से राष्ट्रपति शपथ लेता है, उसकी भाषा देखिए। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अमुक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं नंबर 1 श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। नंबर 2 अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, सबसे पहले क्या आएगा, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। ये तीनों जो शब्द है वो क्रम से देखिए, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। इस प्रकार से ये राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है। आपसे अगर क्रम से पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो होती है, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। महाभियोग कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में देखिए, ये महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन के 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है महाभियोग के लिए। और महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। और जो भी सदन में आते हैं उनमें 25% सदस्य उपस्थिति जरूरी है उनकी। महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों से अलग अलग कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होते ही राष्ट्रपति पदमुक्त माना जाता है। अगर 2/3 सदस्य जो अगर इसको महाभियोग को प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति का पद मुक्त हो जाता है, अर्थात राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। राष्ट्रपति को हटाने वाली महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राष्ट्रपति को हटाने वाले महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को हटाने वाले महाभियोग प्रस्ताव पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन इसमें शामिल नहीं होता, नहीं बुलाया जा सकता। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में, महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। वेरी मोस्ट है ये भी कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन हटाने की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये देखो विपरीत है इसके कि संसद के जो होते हैं ना मनोनीत सदस्य, वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ तो जो होता है ना उसके मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं, जबकि हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं महाभियोग के अंदर। संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लेखित है। अब तक एक भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया। अनुच्छेद 62 में देखो, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का वर्णन है। और राष्ट्रपति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं 65, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 361 अनुच्छेद, ये भी राष्ट्रपति संबंधित है। 65 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता है। यानी जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तब भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। और जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर तीनों का पद रिक्त हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही वेतन भत्ते, शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ होंगी। कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है? ये अधिकतम 6 माह के लिए। कितने समय के लिए? 6 माह के लिए वो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है उसको नियुक्त किया जा सकता है। अब तक भारत में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। वीवी गिरी, जो जाकिर हुसैन का जब निधन हो गया था ना, उसके बाद पद रिक्त हो गया 1969 में, वीवी गिरी। और इसके बाद में न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, वीवी गिरी ने जब त्यागपत्र दिया उसके बाद 69 में, और बीडी जत्ती फखरुद्दीन अली के निधन के बाद। तो 3 हो गए कार्यवाहक राष्ट्रपति। कौन कौन से? 3 राष्ट्रपति हैं अब तक कार्यवाहक, जिनमें वीवी गिरी है, हमारे वीवी गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, वीवी फर्स्ट थे ये।
और भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये थे। आप देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होते हैं ना, इनकी अगली शक्ति देखिए, आगे पढ़ेंगे अपन। अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। इसमें राष्ट्रपति को क्षमा करना, परिहार, लघुकरण, विराम, निलंबन, प्रविलंब जो होते हैं, इनसे संबंधित राष्ट्रपति जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। इसमें अनुच्छेद 72 में तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति होती है, जबकि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति होती है। दोनों से अपन तुलना करें अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल को, तो अनुच्छेद 72 में तो राष्ट्रपति को क्षमा का अधिकार है और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को अधिकार होता है। राष्ट्रपति फांसी या मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय मार्शल कोर्ट द्वारा दिए गए दंड को भी माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो होता है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ़ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति संघ और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर अपराध को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो होता है राज्य सूची व समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर क्षमा कर सकता है। कौन कौन सूची? एक तो राज्य सूची और एक समवर्ती सूची में, जबकि जो केंद्र की होती है संघ सूची, उसमें राज्यपाल को पावर नहीं है। राष्ट्रपति देखिए परिहार के अंदर तो क्या होता है, दंड की प्रकृति नहीं बदलती बल्कि दंड का अवधि कम होती है। लघुकरण के अंदर दंड की प्रकृति एवं अवधि दोनों कम हो जाती है। लघुकरण लघु हो जाती है, छोटी हो जाती है, इसमें दोनों की अवधि कम हो जाती है, दंड की प्रकृति जो होती है। विराम के अंदर क्या होता है कि विराम लग जाता है। विशेष परिस्थितियों में दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भावस्था में है, कोई विकलांगता है, तो उसमें दंड की मात्रा कम हो जाती है, विराम हो जाता है। निलंबन में अस्थायी रोक लग जाती है। तो इस तरीके से ये जो राष्ट्रपति के पावर है, शक्तियां हैं, उनका वर्णन है। अब देखिए अनुच्छेद 73 के अंदर संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी? न्यायपालिका इसकी समीक्षा या जांच नहीं कर सकती। अनुच्छेद 74(2) के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42, इसमें 4+2 होता है, तो 4(2) का मतलब 6 आएगा अंत में, यानी 76 में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार भी पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, अर्थात सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। 44वें संविधान संशोधन, 44 के अंदर 4+4 8 होता है, तो ये 1978 में हुआ था। ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है, लेकिन राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद दोबारा उसी प्रस्ताव को संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, जिसको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन होता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं। 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के 3 प्रकार के कर्तव्य होता है। एक तो संघ के कार्यकलाप प्रशासन संबंधी, दूसरे संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे, और तीसरा होता है किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अनुच्छेद 69 में संसद का गठन होता है। अनुच्छेद 69 में संसद होती है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून या अधिनियम का रूप लेता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। संसद के 3 अंग होते हैं, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और 3 घटक होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों, राज प्रमुखों का संरक्षण होता है। 361 में इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और के विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक पद पर हैं तब तक उनके विरुद्ध दांडिक यानी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
यदि पदावधि के दौरान सिविल मुकदमा चलाया जाता है तो राष्ट्रपति को 2 माह पूर्व सूचना देनी होती है। यह अनुच्छेद 361 में कहा है ऐसा। अब देखिए राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ, जैसे विधायी शक्ति है अनुच्छेद 111 में, विधेयकों पर अनुमति, यानी कि राष्ट्रपति की विधि कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख होता है। राष्ट्रपति को वीटो पावर का उल्लेख होता है ना। जैसे अब विधायक कितने प्रकार के होते हैं, विधेयक 2 प्रकार के, सरकारी विधेयक जो मंत्री द्वारा लाया जाता है, एक होता है गैर सरकारी विधेयक जो मंत्रियों के अलावा अन्य सांसदों या सत्ता पक्ष या विपक्ष द्वारा लाया जाता है। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं, शांतिकालीन शक्तियाँ और एक आपातकालीन शक्तियाँ, 2 प्रकार की होती हैं। विधायी शक्तियाँ जो होती है अनुच्छेद 80, 85, 86, 87, 108, 111 और 123 में है, भाग 18 के अंदर। न्यायिक शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में, 103, 124, 217, 143 में है, अनुच्छेद 352 से 360 में। कार्यकारी शक्ति जो है इसके अनुच्छेद 74, 75, 76, 77, 78 में है। वित्तीय शक्ति 109, 112, 113, 117, 167 और 280 में है। सैन्य शक्तियाँ अनुच्छेद 53 2 के अंदर है। अब इसमें अनुच्छेद 111, कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास कुछ विकल्प होते हैं। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर कितने समय में निर्णय देगा, इसके लिए संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर किसी विधेयक पर अपना निर्णय देना होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। आगे देखिए, वीटो लैटिन भाषा का शब्द होता है। वीटो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, और जिसका अर्थ होता है निषेध या मना करना। यानी भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो पावर है। एक निलंबनकारी वीटो, पुनर्विचार हेतु लौटाना। एक होता है आत्यांतिक वीटो, अंतिम रूप से मना करना। अंतिम रूप से मना करना। पॉकेट वीटो, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। क्वालिफाइड वीटो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है क्वालिफाइड। तो इस तरीके से ये वीटो पावर हो गई इसकी। आत्यांतिक वीटो जो होता है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने से स्पष्टतया मना कर दे तो उसे आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम 1954 में पेप्सू विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया था। आपसे यदि पूछा जाए कि आत्यांतिक वीटो का प्रयोग सबसे पहले किस मैटर में किया था, 1954 में पेप्सू विधेयक पर किया था। और किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पॉकेट वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक का न तो स्वीकृति देता है और न ही अस्वीकृति करता है और न ही 10 दिन के भीतर पुनर्विचार हेतु लौटाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट का मतलब होता है अपनी जेब के अंदर पावर होता है इसका। पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किस पर? डाक संशोधन विधेयक 1986 पर। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे और सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। राज्यपाल की विधि या कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 200 में। राज्यपाल की जो है विधि और कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 123, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है, जो अनुच्छेद 123 में है, जबकि राज्यपाल की 213 में है। अब अध्यादेश कितने दिन तक होता है? ये अधिकतम अवधि अध्यादेश की होती है 6 माह और 6 सप्ताह, लगभग 7.5 माह होती है इसकी। अध्यादेश कब जारी हो सकता है? अध्यादेश देखिए निम्न परिस्थितियों में जारी किया जाता है, जब संसद का एक सदन सत्र में नहीं हो या संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हो, और यदि देश में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तब राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करता है और इसी आदेश को अध्यादेश कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, लेकिन मूल अधिकारों को न्यून या कमी नहीं कर सकता। एक विषय पर कितनी भी बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है? अध्यादेश को राष्ट्रपति किसी भी समय वापस भी ले सकता है। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। शंकर दयाल शर्मा ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से 1993 में एक कैलेंडर वर्ष में रिकॉर्ड 34 अध्यादेश जारी किए गए थे, तथा स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक 119 अध्यादेश इन्हीं के समय जारी किए गए थे। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक अध्यादेश किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में जारी किए? शंकर दयाल शर्मा के समय 119 अध्यादेश जारी हुए थे। डीसी
बनाम बिहार सरकार को 1987 इस वाद का संबंध अध्यादेश से है और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अध्यादेश राज नहीं चलेगा क्योंकि अध्यादेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। ये कौन सा विवाद था? डीसी वाधवा वाद बनाम बिहार सरकार 1987 में उन्होंने इसका विरोध किया था अध्यादेश। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, जबकि इसकी राष्ट्रपति की 123 में है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब होती है तो अनुच्छेद 108 के तहत होती है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत करने की अपने आशय की सूचना दोनों सदनों को, यदि वे बैठक में है तो संदेश द्वारा, यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। केवल समर्थकारी प्रावधान है ये। संसद के दोनों सदनों में मतभेद या गतिरोध की निम्न परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। जब गतिरोध हो जाता है ना दोनों सदनों में, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, या एक सदन ने ऐसा कोई संशोधन किया जो दूसरे सदन को स्वीकार्य नहीं है, या एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक रोक कर रख जाए। संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत है, लेकिन अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118(4) के तहत करता है। यानी बुलाने का काम तो है किसका? अब देखिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान तो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 118(4) के तहत। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करता है, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करता है। और यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। और यदि लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति तीनों अनुपस्थित हैं तो दोनों सदनों में से चयनित वरिष्ठ सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ये चीज़ मोस्ट है ये। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। एक तो दहेज रोकथाम विधेयक 1961 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। एक बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे उस समय, मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री। और एक आतंकवाद निवारक विधेयक पोटा 2002 में, ये KR नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी के समय। यानी 3 बार अब तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, 61 में, 77 में और 2002 में। अनुच्छेद 80 में देखो राज्यसभा की संरचना होती है, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा जो होती है निम्न सदन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है और ये प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। 4 आधार पर मनोनीत किए जाते हैं। एक तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। नंबर 1 पर साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, क्रम से ऐसे ध्यान रखेंगे इनको। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र का अवसान और विघटन, ये शक्ति होती है किसको? राष्ट्रपति को। 85 के अंदर राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है। सत्र को आहूत यानी बुलाना, अनुच्छेद 85(1) में तो बुलाता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र समाप्त कर सकता है, सत्र का अवसान बोलते हैं इसको। 85(2) में सत्र अवसान कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। 85(2) के अंदर संसद के 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, एक मानसून जिसको ग्रीष्मकालीन सत्र बोलते हैं, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक एवं आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, 6 महीने का टाइम होना चाहिए। 1 वर्ष में 3 सत्र होना अनिवार्य है। संसद, लोकसभा या राज्यसभा का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन संसद की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के अंदर सभापति करता है। संसद, लोकसभा या राज्यसभा, संसद के अंदर संसद का सत्र समाप्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन स्थगित तो लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति करता है। संसद को कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है। जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो इसे साइन डाई कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? साइन डाई। सत्र को, अवसान को तो देखो, सत्र का अवसान यानी बुलाना, और स्थगन होता है। तो सत्र का अवसान तो राष्ट्रपति करता है और इसको स्थगित लोकसभा अध्यक्ष करता है। जबकि इसमें सत्र के साथ साथ बैठकें समाप्त हो जाती है, ये तो सत्रावसान कहलाता है। और स्थगन में क्या होता है? सत्र समाप्त नहीं होता, केवल उस दिन की बैठक समाप्त होती है, स्थगन उसको कहते हैं। अनुच्छेद 86, इसमें सदन में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। यानी जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का,
वो राष्ट्रपति का अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार 86 के अंदर है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब पहली बार जब पहली मीटिंग में राष्ट्रपति आता है, पहले का उसमें संसद का जब सत्र चलता है तो शुरू में जो करता है संबोधन साल में शुरुआत में, तो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को जो बना बनाया जो भाषण दिया जाता है ना, लिखित में जो भाषण होता है वो अभिभाषण कहलाता है। और वो जो भाषण का अधिकार जो है तैयार कौन करता है? मंत्रिमंडल। और राज्यपाल को जो है राज्य के अंदर जो मंत्रिमंडल तैयार करके देता है। जब राष्ट्रीय महत्व का कोई विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में लंबित हो तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 87 के अंदर राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद करके अभिभाषित कर सकता है, संबोधित कर सकता है। और ये किन किन परिस्थितियों में होता है? जब आम चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक में और एक बजट सत्र के प्रारंभ में। ये अभिभाषण कौन देता है? राष्ट्रपति सबसे पहले। अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 333 में राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 333 के अंदर राज्यपाल जो होता है वो विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। 104वां संशोधन जो विधेयक था 2020 में पारित हुआ था, ये किससे संबंधित था? SC और ST का आरक्षण जो था उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था 104 के तहत, और एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अर्थात 104वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 331 एवं 333 को निरसित कर दिया, इनको दोनों को समाप्त कर दिया। 331 में तो क्या था? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, और 333 में राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। तो 331 और 333 को क्या कर दिया? निरसित कर दिया, समाप्त कर दिया। राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियाँ देखिए, अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है। इसमें क्षमा, परिहार, लघुकरण, विराम, विलंबन का अधिकार होता है इसका। राष्ट्रपति जो है एक तो संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, सैन्य न्यायालय द्वारा किए गए दंड में, और मृत्युदंड दिए हुए व्यक्ति को भी ये सजा को कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 103 में सदस्यों की निर्अर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय होता है। सांसद को अयोग्य घोषित करना दल बदल के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 102 में चुनाव में भ्रष्टाचार करने पर राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 103 में 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम 124(2) के तहत। 217 में अनुच्छेद 217 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम की सिफारिश पर। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है 143 में, और ये राष्ट्रपति की परामर्शकारी सलाहकारी शक्ति का इसका उल्लेख है। इसमें राष्ट्रपति एक बार में कितने भी विषयों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है? जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो एक संवैधानिक पीठ गठित की जाती है जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं, और ये 5 न्यायाधीशों की पीठ राष्ट्रपति को सलाह देती है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां देखिए, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 77 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं सारे काम। राष्ट्रपति विभिन्न विभागों के मध्य कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति को सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगे। राष्ट्रपति देखिए अब किस किस की और नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो अनुच्छेद 75 के तहत, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत, राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत, उच्चतम न्यायालय SC के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के तहत, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति अनुच्छेद 324 के तहत, केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 280, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 338(b), राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 344,
संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 239 और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं प्रशासकों की नियुक्ति अनुच्छेद 239 के तहत, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की नियुक्ति करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, राज्यपाल, ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। कौन कौन? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और राज्यपाल, ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग, भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी संसद के पटल पर रखवाता है। अब देखेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। दोस्तों ये सीरीज जो आपके लिए है, केवल आप इसको सुन करके ही अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं, अपने कंपटीशन को फाइट आप कर सकते हैं। अगर आप 2-4 बार इसमें स्पीड बढ़ा करके इसको सुन लेते हैं, केवल सुनने मात्र से ही आपकी तैयारी के 4 चांद लग जाएंगे और मैं समझता हूं कि आपका वो कंपटीशन भी आप फाइट कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि आपको पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ये मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ। आगे देखिए, राष्ट्रपति धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है। अनुच्छेद 109 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट होता है उसको रखवाता है। अनुच्छेद 112 के तहत अनुदान की मांग राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखी जाती है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत आकस्मिक निधि से पैसे निकालने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। अनुच्छेद 267 के तहत तो 3 प्रकार की निधि होगी, जैसे संचित निधि होगी, आकस्मिक निधि होगी, लोक लेखा निधि। तो संचित निधि तो एक संवैधानिक है ना, और लोक लेखा निधि ये भी संवैधानिक है और आकस्मिक निधि ये भी संवैधानिक है। तीनों भाग 12 के अंदर है। अनुच्छेद 266 1 में तो संचित निधि है, 266 2 में लोक लेखा निधि है और अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि है। इनका सबका जो पैसे निकालने के लिए संसद की अनुमति ली जाती है संचित निधि में तो, और लोक लेखा निधि में किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तो लोक की है, संसार की है, और आकस्मिक में तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। अब राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ देखिए, तीनों सेना जो जल, थल और वायु सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 2 के तहत, और ये अमेरिका से ली गई अवधारणा। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चाहे जल सेना प्रमुख एडमिरल हो, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हो या थल सेना प्रमुख जनरल हो। युद्ध की घोषणा, समाप्ति राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, वो अकेला नहीं करता, अपने मन से। संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को सीमित कर सकती है, ये पावर संसद को होती है। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति कौन कौन सी होती है? विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाता भी राष्ट्रपति है। वो राष्ट्रमंडल देशों में नियुक्त राजदूतों को, उच्चायुक्त को, हाई कमिश्नर को कहा जाता है। राष्ट्रपति की परिस्थितिजन्य स्व विवेक की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? जो अपने विवेक से लेता है। लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर स्व विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं हो, तब स्व विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया हो तो वह लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। संसद को संदेश भेज सकता है। विधेयक को रोक कर रखना, जिसको पॉकेट वीटो कहते हैं, जो अपनी जेब का पावर होता है ना, उसमें प्रधानमंत्री से किसी विषय पर सूचना मांगना, यह अनुच्छेद 78 में इसको पावर है राष्ट्रपति को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप जो है, मैं समझता हूँ कि बार बार सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा अनुभव इस प्रकार से लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे आप। तो दोस्तों, अगला वीडियो राष्ट्रपति का और दूसरा जो है वो शीघ्र ही आपका आने वाला है, इंतज़ार करें आप। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।